वेलकम टू एडुकेशियस द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेबर लॉज की जो सीरीज शुरू की है, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पार्ट 1। बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 is a vast act covering many chapters and lot of sections, so covering it in one video will not be sufficient, and it might cross 2-3 hours. So bifurcating this dispute into smaller parts, let's start with part 1. सबसे पहले देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्यों लागू किया गया द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट there was awakening among the working class individuals, and to accomplish their goals they resorted to the weapon of strike, while the employers retaliated or encountered them with lockout. जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास के लोग थे, उनके अंदर एक जागरूकता आई, उनके अंदर एक अवेकनिंग हुई, क्योंकि उस समय पे काफ़ी लेबर यूनियंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोवियत यूनियन के अंदर भी कहीं से कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, कहीं पे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी। उन सब को देखते हुए भारत के अंदर भी जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स थे, उनके अंदर एक अवेकनिंग आई, एक जागृति आई, जिससे कि उनको लगा कि हम अपने गोल्स अचीव करने के लिए, हमारी मांगे मनवाने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्राइक नाम का हथियार, वेपन ऑफ स्ट्राइक। तो इसी के लिए उल्टा इसको रिटेलिएट करने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए जो एम्प्लॉयर थे कि ये मजदूर क्लास अब स्ट्राइक करेगी तो हम भी इनको काम नहीं करने देंगे, तो हम अपनी इंडस्ट्री का लॉकआउट कर देंगे। तो बेसिकली दिस स्ट्राइक एंड लॉकआउट, these two were the weapons, one with labor class and other one with employer class. Thus several strikes and lockouts compelled the government to pass the Trade Dispute Act in 1929 to resolve the industrial dispute. तो इन सब स्ट्राइक और लॉकआउट को देखते हुए भारत सरकार कंपेल हो गई, भारत सरकार को पास करना पड़ा मजबूरी में द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, जो कि इन औद्योगिक डिस्प्यूट्स को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, इनका अच्छे से सॉल्यूशन करे और एक हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन बना रहे। तो उसके लिए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 लागू किया गया, पास किया गया। जबकि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, वो इनेक्ट कर दिया गया था 1926 में, और उसके बेस पे काफ़ी ट्रेड यूनियंस बन गई थी और उनको लीगल रिकॉग्निशन, लीगल एंटिटी बनाई गई थी, क्योंकि देयर वाज द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। तो ट्रेड यूनियंस ने अलॉन्ग विद वर्कर्स मिलके स्ट्राइक का वेपन यूज किया अपनी मांगे बनवाने के लिए एम्प्लॉयर से और इंडस्ट्रियलिस्ट से। द फंडामेंटल फ्लॉ ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट वाज, जो सबसे बड़ी कमी थी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट की, वो क्या थी? दैट देयर वाज नो प्रोविजन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर launched under the act to be rendered when restrictions on the right to strike and lockout in public utility services were enforced. सबसे बड़ी दिक्कत ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट की ये थी कि उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, जो कि जरूरी है, अदरवाइज देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो जनता है वो ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, जो ज़रूरत के साधन हैं। उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी स्ट्राइक पे चले गए, तो उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस का अलग प्रावधान नहीं था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में। तो इस सब को देखते हुए एक और रूल बनाया गया। दिस फ्लो वाज हाउएवर इवेंचुअली रेमेडिफाइड बाय रूल 81 ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स। एक डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स के तहत रूल 81 बनाया गया, विच प्रोवाइडेड फॉर द रेफरल ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट टू एडजुडिकेटर्स फॉर रिजोल्यूशन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद एक ये रूल 81A बनाया गया, जिसके तहत जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थे, उनको एडजुडिकेशन के लिए भेजा जाने लगा। एडजुडिकेशन हम आगे देखेंगे, व्हाट इज कॉन्सिलिएशन, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, व्हाट इज एडजुडिकेशन। सो ये सब डेफिनेशन, सब प्रोसेसेस हम आगे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जा सकता है। The Industrial Dispute Act of 1947 is the act that governs
लेबर रेगुलेशन फॉर ऑल द वर्कर्स और पर्सन वर्किंग ऑन द इंडियन मेनलैंड। सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ भारत के जो इंडियन मेनलैंड पे कामगार हैं, लेबर क्लास है, उन लोगों के लिए ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1947 को, 1 अप्रैल 1947। The Industrial Dispute Act's goal was to ensure industrial peace. The foremost goal of the Industrial Dispute Act was to ensure the industrial peace and harmony by establishing apparatus and procedures for investigation and resolution of industrial disputes through discussions. Basically, instead of going into arbitration or court, their initial aim, their primary goal was to ensure the industrial peace by investigation and resolution of industrial dispute through discussion, or we can say through conciliation, using through the authority of conciliation officers. तो सबसे बड़ा प्राइमरी गोल था कि बातचीत करके ऐसे प्रोसीजर लगाए जाए कि बातचीत करके आपस में समझौता करवा दिया जाए ताकि अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बने रहें। सो फॉर दैट पर्पस द एक्ट लेज डाउन द प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द वर्कमैन और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ठीक है। द प्रोसीजर फॉर प्रायर परमिशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर बोथ लेइंग ऑफ एंड रिट्रेंचिंग द वर्कर्स और फॉर क्लोजिंग डाउन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इसमें क्या क्या है? ऐसे ऐसे प्रोसीजर बनाए गए कि आपको किसी वर्कर को ले ऑफ करना है, किसी वर्कर को निकालना है, रिट्रेंच करना है, या आप अपनी फैक्ट्री को बंद करना चाहते हैं, तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट अगर वर्कर्स की है तो आपको सरकार से, जो भी आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वेदर इट्स यूनियन गवर्नमेंट और वेदर इट्स स्टेट गवर्नमेंट, यू विल हैव टू टेक प्रायर परमिशन विद सम नोटिस पीरियड। तो ऐसे ही किसी को निकाल नहीं सकते, ऐसे ही किसी को काम पे लेने के लिए मना नहीं कर सकते, या फिर ऐसे ही आप अपनी फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते जब तक कि किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का आपको परमिशन नहीं मिल जाती। और अगर आप किसी को काम से निकालते भी हैं तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, नोटिस पीरियड दिया जाएगा, अदरवाइज इन ल्यू ऑफ दैट नोटिस पीरियड उसको वेजेस दी जाएंगी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा। और तीसरा था अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन वर्कर्स। तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस थी, इनको भी अबोलिश करना था, इनको भी खत्म करना था। ऐसे प्रोसीजर्स बनाए जाने थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत। आइए देखते हैं कहां कहां पे एप्लीकेबल रहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, मतलब सारे के सारे राज्यों में ये लागू रहेगा। और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय वर्कमैन, सभी तरह की इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पे वर्कमैन एम्प्लॉय किए जाते हैं, लेबर क्लास एम्प्लॉय की जाती है, वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, कामगार एम्प्लॉय किया जाता है, चाहे वो टेक्निकल नेचर का हो या फिर नॉन टेक्निकल नेचर का हो, ठीक है, इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स। ड्रॉइंग वेजेस अप टू ₹10,000, ड्रॉइंग वेजेस अप टू 10,000 पर मंथ आर कवर्ड बाय दिस एक्ट, ठीक है। 10,000 रुपये तक की सैलरी वाले जो भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सुपरवाइजर, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो सुपरवाइजर जिनकी वेजेस है, जिनकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, वो भी कवर होंगे इसके अंदर। सिर्फ वर्कमैन अकेला नहीं कवर होगा, वर्कमैन तो होंगे ही, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ, बट वो सुपरवाइजर जिनकी सैलरी 10,000 रुपये तक है वो भी कवर अप होंगे। पहले सुपरवाइजर के केस में ₹6,500 वॉज द वेज सीलिंग लिमिट विच हैज बीन इंक्रीज टू 10,000 rupees in 2010 amendment. It does not apply to persons employed in managerial and administrative positions or who is subject to the Army Act 1950, Navy Act 1957, Air Force Act 1950 or employed in police, prisons or civil services of government. तो ये इन लोगों पे लागू नहीं होगा कि अगर वो नेवी एक्ट के तहत आता है, आर्मी एक्ट के तहत आता है, एयरफोर्स एक्ट के तहत आता है, पुलिस, प्रिजन्स या सिविल सर्विसेज के लोग हैं, या फिर वो ऐसी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरल पोजीशन है, तो उस केस में भी ये एक्ट कवर अप नहीं होगा। तो इस एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन में आपने ये देखा कि वर्कमैन जो है
वो तो सभी इसके अंदर कवर अप होंगे, वेदर दे आर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेज सीलिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेज सीलिंग। लेकिन अगर वो सुपरवाइजर है, क्लियरली डिफाइंड सुपरवाइजर है और उसकी सैलरी 10,000 रुपये से ज़्यादा है उसकी बेसिक प्लस डीए, तो वो कवर अप नहीं होगा। वर्कमैन के लिए सारे कवर अप होंगे, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, बट फॉर सुपरवाइजर दे आर इफ दे आर ड्रॉइंग वेजेस अप टू ₹10,000। ये शुरू में 1,600 रुपये था सुपरवाइजर के लिए पर मंथ सम, फिर बढ़ के 6,500 हुआ और अब लेटेस्ट इसकी वेज सीलिंग लिमिट इज 10,000 रुपीज। और मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा। और हमने देखा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सिविल सर्विसेज, यहाँ भी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी इस एक्ट की? द एक्ट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, इसको एडमिनिस्टर करते हैं। एज पर द सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, इन माइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो एस्टेब्लिशमेंट कवर होंगी वो आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइंस, ऑयल फील्ड जो रहेंगी, रेलवे की कोई एस्टेब्लिशमेंट होगी, मेजर पोर्ट्स की कोई एस्टेब्लिशमेंट होगी, या फिर एयरलाइंस होगी। आपने देखा एयरलाइंस यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। डॉक लेबर बोर्ड भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग से रिलेटेड कोई कंपनी है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कैंट बोलते हैं, आर्मी कैंट, एयरफोर्स कैंट, ठीक है, अगर वो कैंटोनमेंट बोर्ड है, ना कि वो एयरफोर्स एक्ट के अंदर कवर अप होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स अगर है तो वो भी कवर होंगे। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बोर्ड। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, इट हैज बीन रिपीटेड अगेन, एंड अदर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली वो सभी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट, डॉक लेबर बोर्ड, एयरलाइंस, ऑयल फील्ड, माइंस। तो इस टाइप की ये सारी की सारी, और ऐसी कंपनियां जैसे कि ESIC, ठीक है, IFCI, ठीक है, IDBI, इस तरह की जो कंपनीज है, FCI, ये सभी भी इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में कवर अप होंगी। देयर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज सेंट्रल गवर्नमेंट, and for all other industrial dispute, state government in their respective sphere will be the appropriate government। तो आपने इसका implementation देखा। For such things and all other entities being controlled by central government or they have administered by central government will be covered by under the authority of central government labor department, and others will be state government। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का। किसी भी लेमैन को समझने के लिए, किसी भी एग्जाम के अंदर आप किसी भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए द डेफिनेशंस व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। ये जरूरी इसलिए भी है कि और एक्ट्स के अंदर जब किसी भी कोई एम्बिग्यूटी होती है, वेदर दिस विल बी कवर्ड बाय अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट और नॉट, तो एक लाइन लिखी होती है, वो लाइन ये रहती है कि इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी परटेनिंग टू द डेफिनेशन बीइंग मेंशन्ड इन दिस एक्ट रेफर टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फॉर मोर क्लैरिटी। कि आप अगर यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है, क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है, तो आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की डेफिनेशंस देख लीजिए, उस से परटेनिंग लाइक फॉर वर्कमैन या फॉर वेजेज वट एवर,
और अगर उसके अंदर वो अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, क्लियरली उसके एम्बिट में आता है, तो इस एक्ट के एम्बिट में भी आ जाएगा। मीन्स मैनी अदर लेजिस्लेशंस टेक रेफरेंस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री हमने देखा कोई भी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट। एन इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय द कोऑपरेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन। ठीक है, सबसे पहले ये कोई एक सिस्टमिक एक्टिविटी रहेगी, ठीक है, एक प्रोसेस रहेगा जो कि दो लोगों के कोऑपरेशन, दो पार्टीज के कोऑपरेशन से, एक साइड होंगे एम्प्लॉयर, एक साइड होंगे वर्कमैन, तो दो पार्टीज के कोऑपरेशन से होगा। किस लिए होगी वो प्रोसेस, वो एक्टिविटी क्यों की जाएगी? फॉर द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंक्लूड्स एनी सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और अवोकेशन ऑफ वर्कमैन। मीन्स this is the definition of industry. This is the most elaborate definition of industry. सबसे पहले ये एक सिस्टमिक एक्टिविटी है, ये एक सिस्टमिक प्रोसेस है जो कि दो पार्टीज के कोऑपरेशन से होता है। ना इसको अकेला एम्प्लॉयर कर सकता, ना इसको अकेले वर्कमैन कर सकते, दोनों का एक कोऑपरेशन जरूरी है। और वो क्या काम करेंगे, क्या एक्टिविटी करेंगे? या तो किसी चीज़ की पैदावार करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, या किसी चीज़ की सप्लाई करेंगे, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। और इसके अंदर चाहे वो बिजनेस नाम से हो, चाहे वो ट्रेड नाम से हो, चाहे वो अंडरटेकिंग नाम से हो, चाहे मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स से हो, ठीक है, हर तरह की हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन या फिर अवोकेशन ऑफ वर्कमैन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कमैन जहाँ भी होगा, वो सब पार्ट होंगे इंडस्ट्री के। ठीक है, दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन न्यूमरस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अंदर बार बार कोर्ट में केस जाते थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते थे कि वेदर दिस प्रोसेस, दिस एक्टिविटी constitutes to be an industry under the provisions of the Industrial Dispute Act or not। तो ये सब बार बार कोर्ट के अंदर केस जाते थे, पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। तो एक केस हुआ था बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए रुजप्पू। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए रुजप्पू। ठीक है, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जामिन किया था इस टर्म को, और ये नीचे लिखी गई ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि टू बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्री that activity, that systemic activity which we were already discussing should satisfy the following as Trippe test। ये ट्रिपे टेस्ट है, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो चीज़ इसको सेटिस्फाई करती है तो एज पर सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस केस दिस एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट, दिस सिस्टमिक एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट टू बी एन इंडस्ट्री। सबसे पहले इट शुड बी अ सिस्टमिक एक्टिविटी। ये सबसे पहले एक सिस्टमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक प्लान्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, सिस्टम से काम का होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। जो हमने डेफिनेशन थी ये एनरिच्ड डेफिनेशन है। ये कैसे आई? ये ऐसे आई कि एक सिस्टमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और वर्कमैन का, क्लियर। एंड इट शुड बी फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड services for the satisfaction of human wants and wishes which are not spiritual or religious by nature, whether it is carried on for profit or gain or not। ठीक है, कि तीसरा पॉइंट है कि वो एक्टिविटी जो हो रही है वो या तो किसी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हो रही है या किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रही है, जो कि ह्यूमन की इच्छा को, मानव इच्छा की संतुष्टि के लिए, उसको पूरा करने के लिए की जा रही है। जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल या रिलीजियस नेचर की हो। ठीक है, जैसे कि हवन कैन नॉट बी कंसिडर्ड। हवन मान लो एक ह्यूमन की इच्छा को तो पूरी कर रहा है,
लेकिन हवन एक रिलीजियस एक्टिविटी है, हम उसको ये इंडस्ट्री नहीं मान सकते, क्योंकि हवन सिस्टमिक एक्टिविटी भी है, ठीक है, ये कोऑपरेशन से भी हो रहा है। मान लीजिए वहाँ पे पंडित जी एक एम्प्लॉयर हो गया, वर्कमैन भी बिठा दिए वहाँ पे, बट वहाँ पे जो है वो ह्यूमन वांट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि शांति के लिए करवाया गया है, बट ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे स्पिरिचुअल और रिलीजियस नेचर नहीं होना चाहिए, प्योरली इकोनॉमिक या फिर मेटेरियलिस्टिक नेचर होना चाहिए। हो सकता है कि उस काम में प्रॉफिट हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट हुआ है तो ही इंडस्ट्री मानी जाएगी, इंडस्ट्री तो मानी जाएगी, हो सकता है लॉस हुआ हो, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ industry, most elaborate definition of industry which we can use in other acts also, and where there is some ambiguity comes out in the implementation of the provisions of labor laws. आइए देखते हैं what is industrial dispute. It means any dispute or differences between three types, employers and workmen, या तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में डिफरेंस है, या फिर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स, दो एम्प्लॉयर्स या फिर मल्टीपल ऑफ एम्प्लॉयर्स के बीच में डिफरेंस है, उसको भी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में डिफरेंस है, या दो कुछ लोग एक साइड होगी लेबर क्लास, कुछ लेबर एक साइड होगी, या फिर दो ट्रेड यूनियंस होगी अलग अलग, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट डिफरेंस आ गया, तो ये सब पार्ट होंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के। तो इट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन नंबर वन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है और सबसे ज़्यादा ही इसके डिस्प्यूट बनते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स के बीच के अंदर भी हो सकता है, और वर्कमैन के भी, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज अ डिफरेंस और डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन ओनली, दैट शुड नॉट बी ओनली, ठीक है, इट शुड बी बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड, और which is connected with employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any person. और ये इनके बीच में डिफरेंस भी किस टाइप के होंगे, अगर इन चीज से रिलेटेड होंगे तो ही वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, कि एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उससे रिलेटेड है, या फिर कोई कंडीशन ऑफ लेबर है उस चीज से रिलेटेड है किसी भी व्यक्ति के, तो ही हम उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। अगर कोई दो एम्प्लॉयर आपस में गाली गलौज करते हैं किसी और स्पेसिफिक मुद्दे को लेके, कि मान लो एक गाड़ी इस साइड से लेके आ रहा था, एक गाड़ी इस साइड से लेके आ रहा, दोनों को इस साइड टर्न होना है क्योंकि दोनों की फैक्ट्रियाँ यहाँ है, ठीक है, दोनों यहाँ पे आगे ईगो क्लैश हो गया, आपस में लड़ाई होगी, आपस में गाली गलौज हो गया, दोनों की कोर्ट कचहरी होगी, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है कि भाई दो एम्प्लॉयर थे आपस में लड़ाई कर ली या गाड़ी टच होगी उनकी, वो एक लीगल डिस्प्यूट अलग होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है कि उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनने के लिए वो सेटिस्फाई करेगा एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशन ऑफ लेबर से रिलेटेड, as per section 2A, where any employer discharges, dismisses, retrenches or terminates the services of an individual workman, any dispute on this shall be deemed to be industrial dispute, notwithstanding that no other workman or nor any union of workmen is a party to the dispute। कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वर्कमैन को डिस्चार्ज करता है, भाई काम से बाहर कर देता है, डिसमिस कर देता है, रिट्रेंच कर देता है, या उसको पूरी तरह से उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है, ये आपको सिमिलर चीज़ें दिखेंगी कि भाई डिस्चार्ज भी वही हो गया, निकालना काम से, डिसमिस भी काम से निकालना हो गया, टर्मिनेट भी काम से निकालना होगा, रिट्रेंच भी काम से निकालना होगा, लेकिन ये बहुत ही माइनर इनके अंदर डिफरेंसेस है जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे जब हम रिट्रेंचमेंट के प्रोविजंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कमैन को इन सभी के तहत काम से निकाल देता है, ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल सर्विस को वर्कमैन को निकालता है, तो भी ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्कर्स नहीं थे तो नहीं माना जाएगा, इट विल बी डीम्ड टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आइए देखते हैं ले ऑफ क्या होता है, ठीक है। ले ऑफ आजकल
काफ़ी सुन रहे हैं कि आईटी कंपनीज बहुत ज़्यादा ले ऑफ कर रही हैं। आपने देखा जेप्टो ने ले ऑफ किए, गूगल ने ले ऑफ किए, अभी रिसेंटली ब्लिंकिट ने ले ऑफ किए। तो ये काफ़ी जो कंपनीज हैं वो लोगों को ले ऑफ कर रही हैं। रोज़ अखबार के अंदर आता है कि ले ऑफ कर दिया, ले ऑफ कर दिया। सो व्हाट इज दिस ले ऑफ? ले ऑफ मीन्स फेल्योर, रिफ्यूजल और inability of an employer to give employment to a workman whose name appears on the roll of his industrial establishment and who has not been retrenched। ले ऑफ क्या होता है कि भाई आप उस कंपनी के, उस इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे हैं, आपके उनके रेगुलर एम्प्लॉय हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो आपको काम देने से मना कर रहा है कि आप काम पे ना आइए। ठीक है, आप काम पे जाते हैं लेकिन वो मना कर देता है कि काम नहीं है। ठीक है, इट इज फेल्योर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, व्हेन योर नेम अपीयर्स ऑन द रोल ऑफ दैट इस्टेब्लिशमेंट एंड हु हैज नॉट बीन रिट्रेंच्ड, उसको पूरी तरह से काम से नहीं निकाला है, दैट इज नोन एज रिट्रेंचमेंट। ठीक है, उसको बिल्कुल काम से नहीं निकाला है तो उसको ले ऑफ बोलेंगे। इट अराइजेज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल। क्या है, ये एक्ट बना था 1947 में, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे ही कोल, पावर, स्टील, इस टाइप की इंडस्ट्रीज होती थी उस समय पे। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज होती थी, टेक्सटाइल होती थी। तो बेसिकली वो डेफिनेशन उस टाइप की ही है उस समय के देखते हुए। इट अराइजेज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल और accumulation of stock, breakdown of machinery or natural calamity or any other connected region। तो ले ऑफ इस वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे कोयले की मात्रा कम है या पावर नहीं है, या जो रॉ मटेरियल कच्चे माल से उत्पादन होता है वो नहीं है, या बहुत ज़्यादा स्टॉक बच गया है, बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया है, सेल नहीं हो पा रही है, या जिस मशीनरी से काम करते थे उसकी वो मशीनरी टूट गई है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो भी उसको लोगों को ले ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, इफ अ वर्कमैन प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट द एस्टेब्लिशमेंट एंड इज नॉट गिवन एम्प्लॉयमेंट विद इन 2 hours। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 घंटा याद रखना है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ एनी वर्कमैन हु प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द एम्प्लॉयमेंट वर्क प्लेस and has not been given employment 2 hours, 4 hours, 6 hours। तो that correct answer will be 2 hours। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कामगार अपने आप को काम के प्लेस पे, वर्क प्लेस पे अपनी हाजिरी देता है लेकिन उसको 2 घंटे तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, तो ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑफ फॉर दैट डे। उसको ये माना जाएगा कि उसको 2 घंटे काम नहीं दिया गया, मतलब पूरे दिन के लिए उसको ले ऑफ कर दिया गया। एंड द ले ऑफ में भी फॉर हाफ अ डे ऑल्सो, और होल डे भी हो सकता है कि उसको आधा दिन के लिए भी काम पे ना रखा जाए या पूरा दिन के लिए भी काम पे ना रखे। अगर वो बंदा आके गेट पे खड़ा होता है और 2 घंटे तक उसको काम नहीं दिया जाता, तो दैट मीन्स ही हैज बीन लेड ऑफ फॉर द होल डे। ठीक है, अ वर्कमैन लेड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर इज एंटाइटल्ड टू ले ऑफ कंपनसेशन। तो अगर वो काम पे आया, उसकी तो गलती नहीं थी कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसी इश्यू हो गया जिस पे काम पे नहीं लिया गया, ठीक है, दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर और रिफ्यूजल और फेल्योर टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट, तो उसके बदले उसको ले ऑफ कंपनसेशन मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? एट द रेट ऑफ हाफ डे वेजेस फॉर अ डेज ऑफ। उसको मान लो 100 रुपये उसकी दिहाड़ी थी, एक एग्जाम्पल है, तो उसको 50 रुपये मिलने चाहिए एज अ ले ऑफ कंपनसेशन, एज ए ले ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये टर्म्स ऐसी हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं लेबर लॉज के अंदर। तो दिस वाज ले ऑफ। ठीक है, फेल्योर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू these things, and if an employer present himself for 2 hours and he should not getting employment, then he should be deemed to have been laid off for that day, and he shall be liable for layoff compensation at the rate of 50% of that days off. So these are the points of layoff. Next is retrenchment. Retrenchment we have been studying in various slides also. ठीक है, it means termination by the employer of the services of the workman
फॉर द रीजंस अदर देन पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी कामगार की, किसी भी वर्कमैन की जो सर्विसेज है उसको टर्मिनेट कर देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको काम से निकाल देना, फॉर द रीजंस अदर देन पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन, कि अगर या उसके वो डिसिप्लिनरी, एक तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, एक पनिशमेंट के लिए नहीं निकालना चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। अगर इन दो से अलग वो काम से निकालता है तो वो रिट्रेंचमेंट माना जाएगा। अगर वो किसी को डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के लिए निकालता है तो वो रिट्रेंचमेंट कंसिडर नहीं होगा, या फिर वो किसी टूट फूट के लिए या डैमेज लॉस के लिए निकालता है तो दैट विल नॉट बी डीम्ड टू बी एन रिट्रेंचमेंट। मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉयर फॉर रीजंस अदर देन, इसके अलावा, किसके अलावा, पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा अगर वो काम से निकालता है तो वो बोला जाएगा रिट्रेंचमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट और रिटायरमेंट एट द एज ऑफ सुपरएनुएशन और टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ और नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट डू नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। ये चीज़ें भी वो हैं जो रिट्रेंचमेंट का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। अगर इन वजह से आदमी को काम नहीं दिया जाता या एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती, क्या क्या है, अगर वो खुद से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेता है, या उसकी सुपरएनुएशन की एज आ गई है जो कि 60 ईयर लगा लीजिए या 58 ईयर आ गई है, अगर वो उस सुपरएनुएशन की वजह से रिटायर हो जाता है, या फिर उसका टर्मिनेशन होता है कंटिन्यूड इल हेल्थ की वजह से, बहुत टाइम से बीमार चल रहा है इस वजह से उसको टर्मिनेट कर दिया गया, या फिर जो एम्प्लॉयर उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क में रखा हुआ था, मान ले कोई एम्प्लॉयर था, उसने कहीं का काम ले रखा था एज अ कॉन्ट्रैक्ट और उसका रिन्यूअल नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी, उसको भी दैट डू नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। In the event of retrenchment, a workman along with other things is entitled to retrenchment compensation at the rate of 15 days wages for each completed year of service। ठीक है, ले ऑफ कंपनसेशन हमने देखा था 50% ऑफ दी दैट डेज वेज, कंप्लीट डेज वेज। यहाँ पे रिट्रेंचमेंट है कि आपने कितने साल काम किया, 15 डेज वेजेस इनटू नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड। मान लीजिए आपने 3 साल काम किया है तो आपको 1.5 मंथ का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलेगा। देखते हैं लॉकआउट। लॉकआउट मीन्स द टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू गिव वर्क टू पीपल एम्प्लॉयड बाय हिम। लॉकआउट इन लेमैन लैंग्वेज, अपनी फैक्ट्री को ताला लगा दिया, अपनी फैक्ट्री को ताला लगा दिया, दिस इज लॉकआउट, लॉकआउट कर देना। तो टेम्परेरली क्लोज करना किसी भी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, किसी भी वर्क प्लेस को, या काम सस्पेंड करना या फिर काम नहीं देना एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, जो कि पीपल उसने एम्प्लॉय किए थे उन लोगों को काम ना देना या अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ताला लगा लेना टेम्परेरली, हम उसको बोलेंगे लॉकआउट। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन सर्विस, इंडस्ट्री सप्लाइंग पावर, लाइट, वाटर टू public transport of goods and passenger by air in any steam, public conservancy, sanitation or any other industry specified in the first schedule. This is important. All other industries specified in the first schedule of the act which may be declared as a public utility service by the government for such period as may be specified. Public utility service वो सर्विस होती है जो essential services consider होती हैं। ठीक है, like health है, ठीक है, आपने कोविड में देखा था कि एसेंशियल सर्विसेज के लोग होते थे, तो वो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ही। रेलवे है, जैसे पोस्टल है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन सर्विस है, पानी की सप्लाई वाले हैं, बिजली की सप्लाई वाले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले। तो ये जो पब्लिक की सेवा के लिए पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सेवा की वाली सर्विसेज प्रदान करते हैं, और वो सर्विसेज जो कि इस एक्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है, हम उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बोलते हैं। स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक मीन्स सिसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री। सबसे पहले एक एक करके टर्म्स को देखें। सिसेशन ऑफ वर्क, काम को रोक देना, बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन, कुछ लोगों के द्वारा जो कि एम्प्लॉय किए गए थे एक इंडस्ट्री के अंदर, एक्टिंग इन अ कॉम्बिनेशन और कंसर्टेड रिफ्यूजल, अगर वो एक साथ एकजुट होकर ये काम कर रहे हैं, और रिफ्यूजल अंडर एन कॉमन अंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई यूनियन ने हवाला दिया है
उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग, भाई मैं इस यूनियन का पार्ट हूँ, यूनियन स्ट्राइक पे जाना चाहती है, काम बंद करना चाहती है, तो रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एट एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। देखिए एक एक करके हमने देखा कि बेसिकली क्या है। सबसे पहले काम बंद होना, किसके द्वारा? वर्कर्स के द्वारा, ठीक है, या तो खुद की मर्जी से या फिर यूनियन की मर्जी से या कुछ ग्रुप ऑफ वर्कमैन की मर्जी से, अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर सम कॉमन पर्पस, ठीक है। वो कुछ लोगों के द्वारा भी हो सकती है, सब लोगों के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है, जिनको वर्कमैन जिनको एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लेकिन वो काम करना नहीं चाह रहे, ये बोलेंगे स्ट्राइक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हड़ताल। स्ट्राइक की डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम के अंदर आ जाती है, तो इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए स्ट्राइक एंड लॉकआउट को। Cessation of work by a body of person employed in an industry acting in combination or concerted refusal or refusal under any common understanding at any by any number of employed person to continue to work or accept employment. This is strike. वर्कमैन, अब सबसे बड़ी चीज आती है वर्कमैन कौन होता है। इसके अंदर वर्कमैन कौन माना जाएगा? मीन्स एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, जो कि चाहे स्किल डेवलपमेंट के लिए अप्रेंटिस एक्ट के अंदर भी आता हो। एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहा हो, किस टाइप का काम कर रहा हो, मैनुअल हाथों से काम कर रहा हो, अनस्किल्ड काम कर रहा हो, बिना कुशलता का काम कर रहा हो, कौशल वाला काम करता हो, कुशलता वाला स्किल्ड काम कर रहा हो, टेक्निकल काम कर रहा हो, ऑपरेशनल काम कर रहा हो, या फिर क्लरिकल काम कर रहा हो, कागज कार्रवाई का काम कर रहा हो, या फिर सुपरवाइजरी काम कर रहा हो, ठीक है, वेदर फॉर हायर और रिवार्ड, किसी भी मतलब उसको हायर किया है या फिर उसके बदले उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे, वेजेस दी जाएंगी, ठीक है। वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, हो सकता है उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्लियरली एक्सप्रेस किया गया हो या फिर वो इम्प्लाइड हो कि भाई हाँ ये काम ऐसे होगा। मतलब एक मान लीजिए एक वेल्डर को आपने एम्प्लॉय किया है, तो जरूरी नहीं कि उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस में आपको 5 ये वेल्डिंग करनी है, लोहे की करनी है, ये क्लियरली ना भी एक्सप्रेस किया हो, हम इट इज इम्प्लाइड दैट वेल्डर, इफ ए वेल्डर हैज बीन एम्प्लॉयड, उसका काम है सारा दिन वेल्डिंग करना, ठीक है। तो ये सब आते हैं वर्कमैन के अंदर। इट इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज बीन डिसमिस्ड, डिस्चार्ज, रिट्रेंच्ड इन अ डिस्प्यूट और हुज डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और डिस्चार्ज लेड टू दैट डिस्प्यूट। इसके अंदर वर्कमैन की डेफिनेशन में वो लोग भी आएंगे जिसको काम से निकाल दिया गया है, जिसको ले ऑफ कर दिया गया है या जिसको डिस्चार्ज या रिट्रेंच कर दिया गया है और उनका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है, उन लोगों को भी वर्कमैन माना जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो पर्सन जो कि किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी मान लीजिए जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स हैं, वो या तो लिखित में है या नहीं भी हैं, हम समझ सकते हैं, और ये उन लोगों को हम वर्कमैन कहेंगे, और जिनको निकाल भी दिया गया उनको भी हम वर्कमैन कहेंगे। अवॉर्ड, अवॉर्ड मीन्स एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन of any industrial dispute by any labor court, industrial tribunal और national tribunal। अवॉर्ड का मतलब होता है कि आपको कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था जिसको गवर्नमेंट ने रेफर किया था किसी भी लेबर कोर्ट में, किसी भी लेबर कोर्ट में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, और उसके बाद जो फैसला आया है, जो डिसीजन आया है, उसका नाम होता है अवॉर्ड। अवॉर्ड बोलते हैं कोर्ट के फैसले को। Controlled industry. Controlled industry means any industry the control of which by the union government has been declared to be expedient in public interest. That is an industry which is controlled by the central government. It must also be declared by the act to be controlled by union. एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसके ऊपर निगरानी ज़रूरी है, तो वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, किसी कानून बनाती है उस इंडस्ट्री के लिए, और उसको कंट्रोल्ड इंडस्ट्री डिक्लेयर कर देती है, सच एज स्टील, ठीक है। स्टील एक कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है, डिफेंस एक कंट्रोल्ड वो है, डिफेंस स्टेब्लिश, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है, तो दीज आर कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज। Settlement, it means a settlement arrived in the course of conciliation proceeding।
जब भी कोई कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स होती है, कॉन्सिलिएशन होता है समझौता, समझौता, जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के आगे होंगे जिसको हम बोलेंगे समझौता अधिकारी। समझौता अधिकारी कौन होते हैं? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी हो सकता है, रीजनल लेबर कमिश्नर भी हो सकता है, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर भी हो सकता है, और चीफ लेबर कमिश्नर जो इंडिया के अंदर एक ही होता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर उनके वहाँ पे समझौता हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई बातचीत करके किसी डिस्प्यूट को रिजोल्व किया गया है, और उसमें कोई टर्म्स ऐसी आई है कि ये फॉलो करनी है किसी भी पार्टी को, उसको हम बोलेंगे सेटलमेंट। तो ये हमने देखा अवॉर्ड और सेटलमेंट। अवॉर्ड क्या होता है? बाइंडिंग होता है, क्योंकि वो एक कोर्ट ने आपको दिया है। सेटलमेंट ये होता है दोनों पार्टी के आपसी के बीच में समझौता करवाना। So this was the first part of the Industrial Dispute Act 1947, which has been brought to you by the Educatious platform. Myself, S.K. Bura, Labor Enforcement Officer. You can visit us at theeducatious.com, or you may write to skmaverick0411@gmail.com, and this is our WhatsApp number. Thank you. Jai Hind.